हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम, दैट मीन्स प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 4 के अंतर्गत, जहां हम पढ़ रहे थे बंधकदार के अधिकार और दायित्व के बारे में। ठीक है, तो कुछ अधिकार और दायित्व हम पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम धारा 70 से लेकर धारा 76 तक में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर धारा 70 में, ठीक है ना, बंधकदार के अधिकार बताए गए हैं। कौन सा? कि बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि होने पर, दैट मीन्स कि यदि जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है उसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट्स होती है, कुछ अनुवृद्धि होती है, उसमें कुछ बढ़ जाता है, तो ठीक है, तो उसमें जो बढ़ा हुआ भाग है उसमें किसका हक, कौन हकदार होगा, ठीक है ना, वह कौन प्राप्त करेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें। कि यदि बंधक की तारीख के पश्चात, ठीक है ना, अब यहाँ पे कब बात कर रहा है? जब मॉर्गेज हो चुका है किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, तो मॉर्गेज की तारीख, जो भी डेट होगी, जिस तारीख को किया हो गया होगा, उस तारीख के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो कब अनुवृद्धि हो रही है? बंधक की तारीख के पश्चात, अर्थात जब प्रॉपर्टी बंधक रख दी गई उसके पश्चात उस प्रॉपर्टी में कोई अनुवृद्धि होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती है, तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो। अब यहाँ पर क्या बता दिया गया? यदि संविदा ना हो, यदि मान लीजिए उन दोनों के बीच, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच संविदा है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो चुका है कि यदि कोई अनुवृद्धि होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होता है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि उसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि बंधककर्ता उस पर हकदार होगा, तो वहाँ पर बंधककर्ता को मिलेगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है उन दोनों के बीच, तो प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए, ठीक है ना, एज ए सिक्योरिटी कौन हकदार होगा? बंधकदार उसका हकदार होगा, उस अनुवृद्धि का जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुआ है उसका हकदार होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है कि ए नदी के किनारे वाला कोई खेत बी के पास बंधक रखता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ए की कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और यहाँ पे नदी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ का जो पानी था, यहाँ का अभी हट गया, पीछे चला गया और पीछे चला गया। तब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे जो ज़मीन थी बच गई और इस प्रॉपर्टी में ऐड हो गई। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में ऐड हुआ भाग है उस पर किसका हक होगा? तो यहाँ पर बी ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। कब तक के लिए? उस प्रतिभूत के प्रयोजन के लिए, जब तक वह मॉर्गेज मनी चुका नहीं देता। कौन? बंधक करता। तो यहाँ पर प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए जो बंधकदार है उसका हकदार होगा। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो भी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद धारा 71 में क्या बात किया गया है? बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। जबकि बंधक संपत्ति पट्टा है, ठीक है ना, अर्थात जब प्रॉपर्टी जो है, जब मॉर्गेज की जा रही है, तो उस मॉर्गेज किए जाने के समय पे किसी अन्य व्यक्ति को भी उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है? पट्टे पर दे दिया गया है। और बंधक करता उस पट्टे का नवीनीकरण अभिप्राप्त करता है, अर्थात जो भी पट्टा था, और मान लीजिए बंधक के बीच में उस पट्टे का अवधि समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, पट्टा खत्म हो जाता है, पट्टे का समय। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो बंधक करता है यदि उस पट्टे को नवीनीकृत करता है, पुनः उस पट्टे को वापस दे देता है पट्टे पर उस संपत्ति को, तब यहाँ पे जो भी है जो नया पट्टा बना है उसका, ठीक है ना, तो उसको प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए बंधकदार उसका हकदार होगा नए पट्टे का, ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहा है उसे ले सकता है। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब, तो यहाँ धारा 70 71 दोनों में यही चीज़ बताएगी, यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बंधकदार उसका हकदार होगा। उसके बाद अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, कौन सा? धारा 72, ठीक है ना, सेक्शन 72। यहाँ पे बताया गया है सा कब्जा बंधकदार के अधिकार के बारे में। अर्थात जो मॉर्गेज रखी गई प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए बंधकदार के अधिकार में है, ठीक है ना, बंधकदार के कब्जे में है, तब वहाँ पर उसका क्या अधिकार है? तो बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना,
अब इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ठीक है ना, इस पे उसका अपना कब्जा प्रदर्शित करने के लिए, दर्शित करने के लिए बंधकदार को उसमें जो भी व्यय करने होंगे उसको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो उसका अधिकार है। तो यहाँ पे कौन कौन से सिचुएशन में वो क्या करेगा, धन का व्ययन करेगा। अब यहाँ पे नीचे बताया गया है। तो पहला ए नंबर है, तो यहाँ पे ये हटा दिया गया था बाद में, ठीक है ना, रिपीट कर दिया गया। उसके बाद बी नंबर क्या है कि नाश, संपहरण या विक्रय से बंधक संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यदि उस प्रॉपर्टी की कोई क्षति हो रही है, उसको यदि कोई फॉरफिट करने वाला है तो उसको बचाने के लिए, तो और या फिर विक्रय से बचाने के लिए उस संपत्ति का क्या करेगा, परिरक्षण करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। तो वहाँ पे जो भी व्यय होंगे वो कौन करेगा, बंधकदार करेगा। उसके बाद सी नंबर क्या है कि उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ राजस्व बकाया है, तो भैया क्या करेगा, बंधकदार उसका जो भी राजस्व है उस प्रॉपर्टी का वो दे देगा, ठीक है ना। तो किसके समर्थन के लिए है ये बंधककर्ता के समर्थन के लिए है, ताकि बंधककर्ता की संपत्ति सुरक्षित रहे, ठीक है। उसके बाद डी नंबर है, उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए, अर्थात यह साबित करने के लिए कि हाँ उस प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा है, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या है, उसके बाद ई नंबर कि जबकि बंधक संपत्ति नवीनीकरण पट्टाधित है, तब पट्टे का नवीनीकरण के लिए, अर्थात वो नवीनीकरण के लिए जो भी खर्चे होंगे वो बंधकदार दे सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो खर्चे ऐसे ही दे देगा, वापस नहीं लेगा क्या। तब यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि यदि बंधकदार ऐसा खर्चा करता है कि उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके, ठीक है ना, और यदि ऐसा संविधान नहीं है तब, ठीक है ना। तब यहाँ पर भी क्या बताइए, यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब क्या किया जाएगा, ऐसे धन को जो व्यय किया गया है किसके द्वारा, बंधकदार के द्वारा, तो मूलधन में जोड़ दिया जा सकेगा, ठीक है ना। जो भी मूल ऋण है उसमें जोड़ दिया जाएगा और उस धन पर ऐसी दर से जो मूलधन पर दिए है, ठीक है ना, अर्थात जो व्यय किया गया है धन उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। तो ब्याज किस दर से दिया जाएगा, जो मूलधन पर देय है, और या फिर यदि ऐसा कोई दर निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, कोई रेट ऐसा निर्धारित नहीं है, तो वहाँ पर कितने प्रतिशत, 9% वार्षिक दर से वहाँ पे ब्याज दिया जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि बंधक द्वारा खंड खा और खंड गा, ठीक है ना। तो खंड खा में जो हमने पढ़ा था नाश, संपहरण और विक्रय से बचाने के लिए, और गा क्या है कि उस बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए यदि कुछ व्यय किया जाता है और ये आवश्यक समझा जाता है, तभी वहाँ पे उसको मूलधन में जोड़ा जा सकेगा। यदि मान लीजिए ये आवश्यक जो है, ये आवश्यक कब नहीं समझा जाएगा, जब तक कि बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए अपेक्षित ना किया गया हो। यदि कोई ऐसी अपेक्षा ना की गई हो कि ये बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए है, तब वह आवश्यक नहीं समझा जाएगा, ठीक है ना, जो खंड खा और गा में बताया गया है। उसके बाद जहाँ की संपत्ति बीमा योग्य है और वहाँ संविधान ना हो, तो बंधकदार ऐसी सब संपत्ति या उसके किसी भाग को हानि या नुकसान के जो अग्नि से हो बीमाकृत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि कोई ऐसी संविधान नहीं है तो बंधकदार क्या करेगा, यदि संपत्ति जो है बीमा योग्य है, ठीक है ना, इंश्योरेंस उसका किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो और इंश्योरेंस किस लिए, कि वह अग्नि से बचा रहे, ठीक है ना। हो सकता है उसको ऐसा वो आशंका हो कि वह अग्नि से उसको नुकसान है, उस प्रॉपर्टी को, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई प्रॉपर्टी में कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है ना, बहुत सारे कुछ सामान रखे हैं, हो सकता है वो अग्नि के द्वारा वो जल जाए, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, बंधकदार के द्वारा बीमा करवाया जाएगा। अब यहाँ पे बीमा अपने पैसे से तो कराएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि जो खर्चे होंगे उस बीमा में, तो क्या करेगा, मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और मूलधन में जो भी मूल ऋण था उसमें जो भी दर थी ब्याज की, उसी दर से इसमें ब्याज भी दिया जाएगा, और यदि दर निर्धारित नहीं है तो 9% वार्षिक दर से ब्याज दिलाया जाएगा, जो भी इसमें बीमा में खर्च किए हैं, किसके द्वारा, बंधकदार के द्वारा। अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 73 की। तो सेक्शन 73 क्या बात करता है कि राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर का अधिकार, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कुछ उस मॉर्गेज रखी गई प्रॉपर्टी पर कुछ राजस्व बकाया था जो देने में असफल रहा है, लेकिन
ये किसके कारण होना चाहिए? बंधककर्ता के द्वारा, ना कि बंधकदार के द्वारा। यदि बंधकदार ऐसे कोई चूक करता है तो वहाँ पर ये कौन करेगा? पूरा पेमेंट बंधकदार करेगा। यदि मान लीजिए बंधककर्ता असफल रहता है तो वहाँ पर यदि इस मॉर्गेज रखी गई प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है और वहाँ पे जो भी विक्रय होते हैं उससे जो भी राशि प्राप्त होती है, आगमों का मतलब क्या है कि जो भी राशि प्राप्त होती है, तो वहाँ पर उस पूरे राजस्व का जो बकाया है उन सारे खर्चों को देने के बाद जो भी बचता है वो क्या किया जाएगा? बंधकदार अपने जो भी ऋण है उसको वसूल सकेगा उसमें से। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि जहाँ की बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग, उसमें का कोई हित ऐसी संपत्ति के बारे में राजस्व की बकाया या लोक प्रकृति के अन्य प्रभार या शोध्य भाटक देने में असफलता के कारण बेचा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौन सी? या तो राजस्व की बकाया होना चाहिए, या तो लोक प्रभार के अन्य कोई, लोक प्रकृति के अन्य कोई प्रभार है, ठीक है ना, कोई चार्ज है उस पर, या फिर शोध्य भाटक है तो वो देने में असफल हो जाता है जिसके कारण उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। और ऐसी असफलता बंधकदार के किसी व्यतिक्रम से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो चूक की गई है, जो व्यतिक्रम हुआ है, किसके द्वारा नहीं किया गया है? बंधकदार के द्वारा। तभी यहाँ पे यह सेक्शन अप्लाई होगा। यदि बंधकदार के द्वारा यह किया गया है, पूरी चूक की गई, व्यतिक्रम किया गया है, तो यहाँ पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो वहाँ पर वह बंधकदार उस बकाया के और विधि द्वारा निर्दिष्ट सब प्रभारों और कटौतियों को संदाय के पश्चात, अर्थात जो भी राशि प्राप्त हुई है उस संपत्ति को बेचने में, तो वहाँ पर उस सारे प्रभारों और कटौतियों को देने के पश्चात विक्रय आगमों में कुछ अधिशेष रहे हों, ठीक है ना, तो जो भी विक्रय आगमों में राशि बची होगी उसमें क्या किया जाएगा? बंधक धन को पूर्णतः या भागतः दिया जाने का दावा करने का हकदार होगा। कौन? बंधकदार। अर्थात जो भी राशि बची है उसमें हक अपना प्रस्तुत कर सकता है कि वो उसमें से जो भी राशि बची है उसमें उसका बंधक ऋण चुकाया जाए। अब यहाँ पर हम बात करें सेक्शन 74 और 75 की, तो यह रिवील्ड हो चुका है, ठीक है ना, इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद अब बात करें सेक्शन 76 की। अभी हमने पढ़ा था बंधकदार के सकब्जा अधिकार, ठीक है ना, तो सकब्जा बंधकदार के अधिकार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सकब्जा बंधकदार के दायित्व। अब यहाँ पे बंधकदार की लायबिलिटी क्या है? यदि उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, और यदि मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा है, ठीक है ना, किसका? बंधकदार का कब्जा है, तो उसमें क्या उसकी लायबिलिटी है, क्या दायित्व है, अब यहाँ पे बताया गया है। तो जबकि बंधक चालू रहने के दौरान बंधकदार बंधक संपत्ति का कब्जा ले लेता है, ठीक है, तो बंधक चालू है और वहां पर उस संपत्ति का कब्जा कौन ले लेता है? बंधकदार ले लेता है। तब बंधकदार क्या करेगा? अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता दी गई है। पहला नंबर है कि उसको उस संपत्ति का प्रबंध उस प्रकार करना होगा जैसा मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसका प्रबंध करता है, यदि वह उसकी अपनी होती, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो बंधकदार है उस प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लेता है, ठीक है ना, बंधक के दौरान, तो वहाँ पे उसका प्रबंध कैसे करेगा? उसको मैनेज कैसे करेगा? ऐसा करना होगा, ऐसे मैनेज करना होगा कि जो प्रॉपर्टी है स्वयं उसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो जैसे किसी की प्रॉपर्टी होती है और वह उसके सुरक्षा करता है, जो भी लायबिलिटी है सारी चीज़ें पूरी करता है, तो उसी प्रकार से उस बंधकदार को भी करना होगा यदि उसका कब्जा ले लेता है। बी नंबर क्या है कि उसको उस संपत्ति के भाट को, लाभों को वसूल करने में अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। यदि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी पूरी उसने कब्जा प्राप्त कर लिया है बंधकदार ने, और उसमें कुछ रेंट मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसको बंधकदार को पूरा सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे, ठीक है ना, कि उसको जो भी भाटक है, जो भी लाभ है, उसको वसूल किया जा सके। उसके बाद सी नंबर क्या है कि यदि संविदा ना हो तो उसे सरकारी राजस्व, लोक प्रकृति के सब अन्य प्रभार और इसे कब्जे के दौरान तत्संबंधी प्रोद्भावन, शोध्य भाटक की ऐसी कोई बकाया जिसका संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर वो संपत्ति संक्षेपतः बेची जा सके, उस संपत्ति की आय से देनी होगी। अर्थात यदि मान लीजिए जो मॉर्गेज में रखी गई है प्रॉपर्टी, उसमें कोई राजस्व है, ठीक है, सरकारी राजस्व देना बाकी है, लोक प्रकृति कोई अन्य प्रभार है, ये सारी चीज़ें यदि देना है, ठीक है ना, कोई भाटक है उसको देना है, या फिर यदि ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को यदि नहीं देगा तो उसमें क्या किया जा सकता है? उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। तब वो क्या करेगा? उस संपत्ति से जो भी आय हो रही है, जो भी उस संपत्ति से लाभ मिल रहा है, तो क्या करेगा? उस लाभ या आय से उस
जो भी सरकारी राजस्व लोक प्रकृति के प्रभार हैं, चार्जेस हैं, उन सबको क्या करेगा, संदाय करेगा। उसके बाद डी नंबर क्या कहता है कि यदि संविदा ना हो तो उसे उस संपत्ति की ऐसी आवश्यक मरम्मत करानी होगी जिसके लिए वह उस संपत्ति के भाटकों और लाभों में से खंडगा में वर्णित संध्याओं के मूलधन और पर ब्याज की कटौती करने के पश्चात उन भाटकों लाभों में संदाय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की मरम्मत करानी है तो क्या करेगा, खंडगा में हमने जो पढ़ा, ठीक है, कि राजस्व वगैरह बकाया, तो उन सारी चीज़ों को जो भी मूलधन पर और ब्याज है उसकी कटौती करने के पश्चात अब उस प्रॉपर्टी का जो भी भाटक और लाभ है, ठीक है ना, उसमें से क्या करेगा, उसकी मरम्मत कराएगा उस प्रॉपर्टी की। लेकिन जो खंडगा है, ठीक है ना, खंडगा में बताया गया है उसको वर्णित जो भी प्रावधान किए गए उसके पश्चात ये सारी चीज़ें करेगा। ठीक है ना, जो भी भाटक से यदि बचता है तब वह उसकी मरम्मत करेगा। उसके बाद ई नंबर क्या है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक या स्थायी रूप से क्षति करो। अब यहाँ पे जो बंधकदार है यदि प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है तो वहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा कोई भी ऐसा मान लीजिए मशीनरी नहीं लगाया, प्लांट नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं करेगा कि उसका जो भी संपत्ति है वह उसका स्थायी रूप से क्षति हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसा कोई कार्य उसको करने के लिए बाध्य वो नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आगे जहाँ की उसने संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग या हानि या नुकसान के लिए जो अग्नि से हो बीमा कराया है, वहाँ ऐसी हानि और नुकसान होने पर जिसे ऐसा कोई धन जिसे वह पॉलिसी के अधीन वस्तुतः प्राप्त करता है या उससे इतना जितना आवश्यक हो संपत्ति के यथा पूर्वीकरण में, अथवा यदि बंधक करता ऐसा निर्देश दे तो बंधक धन के घटाने या भुगतान में उपयोजित करना होगा। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा सेक्शन 72 में कि उसने बीमा कराना होगा बंधकदार को। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए जो बीमा कराया था अब उससे नुकसान हो गया उस प्रॉपर्टी को, अब बीमा पॉलिसी के अधीन उसको जो भी रकम प्राप्त हुई है तो उससे क्या करेगा, उस संपत्ति को यथा पूर्वीकरण में यदि ला सकता है तो लाएगा, या फिर यदि बंधक करता जो है बंधकदार को क्या करेगा, यदि निर्देश देता है, ऐसा आदेश देता है कि जो भी बंधक ऋण था, ठीक है ना, उसको ले लो आप, घटाने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या किया जाए, भुगतान में उपयोजित करना होगा, अर्थात बंधककर्ता को सारी रकम लौटा देनी होगी। उसके बाद जी नंबर क्या है कि बंधकदार द्वारा बंधक चालू रहने के दौरान खर्च की गई या प्राप्त की गई सभी राशियों का विवरण रखना होगा जिसे बंधक करता है खर्चे पर और मांग पर उसका सही प्राप्तियां देनी होगी। अर्थात यदि मान लीजिए जो बंधकदार है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी खर्चे करता है, जो भी उससे आय प्राप्त होती है, ठीक है ना, तो आय व्यय का पूरा लेखा एक विवरण के रूप में सही तरीके से रखना होगा। और बंधक करता जब भी चाहेगा, ठीक है ना, अपने खर्चे पर, और जब भी वो डिमांड करेगा तो उस सभी प्राप्तियां उसको बंधकदार को देनी होगी। ठीक है ना, तो बंधकदार किसको देगा सारी प्राप्तियां, बंधककर्ता को। उसके बाद है बंधक संपत्ति में से प्राप्त भाटक या लाभों में से सभी व्यय और ब्याज काट लेने के बाद सभी अधिशेष राशि बंधककर्ता को लौटा देगा। ठीक है ना, तो बंधक संपत्ति से जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, भाटक प्राप्त हुए हैं, तो उसमें क्या करेगा, सभी व्यय और ब्याज काट लेगा और जो भी शेष राशि बचती है उसको क्या करेगा, बंधककर्ता को लौटा दी जाएगी। उसके व्यतिक्रम के कारण हुई हानि, अर्थात जो बंधकदार है उसके व्यतिक्रम के कारण, डिफॉल्ट के कारण कोई हानि होती है, लॉस होता है उसके, तो यदि बंधकदार इस धारा द्वारा अपने प्रदर्शित कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल रहता है और उस असफलता के कारण बंधककर्ता को हानि होती है तो डिक्री के अनुसरण में बंधकदार ही उत्तरदायी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए कोई डिफॉल्ट करता है बंधकदार, तब वहाँ पर क्या होगा कि यदि वह अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करता है तो वह बंधकदार ही क्या होगा, उत्तरदायी होगा किसी भी कार्य के लिए, ये डिक्री के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 76 तक के प्रोविजंस के। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।